हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एससी वर्मा के रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन नंबर 67 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 66 तक क्वेश्चन कर रखा था और आज 67 से स्टार्ट करेंगे। तो आज ये फटाफट स्टार्ट कर लिया जाए। क्या कह रहा है कि मीटर स्टिक इज हेल्ड वर्टिकली विथ वन एंड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। इट इज जेंटली अलाउड टू फॉल ऑन द फ्लोर, assuming that the end at the floor does not slip. Find the angular speed of the rod when it's hit the floor. तो इस तरह का है कुछ बच्चों, ये ऐसा है और यहाँ पे लगभग एक तरह का फिक्स ही मान लीजिए आप, क्योंकि वो स्लिप नहीं कर रहा है तो केवल वो घूम सकता है, यही ना। तो व्हेन अ मोमेंट, अगर जेंटली कुछ ऐसा कर रखे होंगे, जेंटली अलाउ टू फॉल, तो जब एट अ मोमेंट जब वो गिरने वाला होगा इस पे सरफेस पे, यहाँ पे सरफेस ऐसा है, ऐसा, या यहाँ पे भी कहीं पर आप उसको देख सकते हैं। तो इसका देखिए सेंट मतलब कि जस्ट मोमेंट अब घूम रहा है तो प्योर एक तरह से रोलिंग हो रहा है, तो कुछ तो रोलिंग हो रहा होगा, या मतलब उस पॉइंट से रोलिंग नहीं तो कम, रोलिंग तो नहीं मतलब रोटेट कर रहा होगा। ये ऐसा अगर रोटेट कर रहा है इससे, तो इसका बोल सकते हैं ना कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ से इसको मिल रहा होगा अगर घूम रहा है तो लोअर डाउन बाई दो, ये इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो सेंटर ऑफ मास जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, जैसे मान लीजिए रॉड का लेंथ अगर पूरा का पूरा एल है, तो ये लेंथ उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, L/2 फ्रॉम बॉटम से, तो वो लोअर डाउन हो रहा होगा। तो इसको घुमाने में जो एनर्जी दे रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हो मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है, उसके पोटेंशियल एनर्जी से लोअर डाउन के चलते मिल रहा है। सो वी कैन से दैट कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय रॉड टू काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गेन बाय रॉड, यही हो सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस कर रहा होगा, mg L/2, इसका सेंटर ऑफ मास से यही होगा। अगर जिन बच्चों को समझ में कम आ रहा है तो इसको मान लो कि पूरा यहाँ पर कितना हो रहा होगा, जीरो लॉस का मतलब जीरो इसका मोमेंट है, और यहाँ से सबसे टॉप पे कितना होगा L, तो एवरेज कितना होगा 0 + L/2। तो वैसे भी वो सोच सकते हैं कि सबसे लास्ट वाला, तो इंटीग्रेशन में जब वो हेल्प से करते हैं तो वैसे दिखा सकते हैं, नहीं तो सेंटर ऑफ मास में चले जाइए, सीधा सीधा बता सकते हैं। अब इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, तो mg L/2 इक्वल टू 1/2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द देयर एंड के लिए कितना हो जाएगा, mL²/3, इसी के अबाउट घूम रहा है, तो mL²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक L ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिला आपको, 3g/L का स्क्वायर रूट ओमेगा। सिंस उसमें क्या बोला है, मीटर लेंथ है, तो L का जो वैल्यू ले रखें तो इक्वल टू ये 1 मीटर है बच्चों, क्योंकि वो मीटर स्टिक बोला हुआ है ना, हेल्ड वर्टिकली वन एंड ऑफ द रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो L का वैल्यू 1 होगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा √3g। तो 3g, g का वैल्यू 9.8 लीजिए या g का वैल्यू 10 लीजिए, तो उसका वैल्यू वहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो 5.5 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा। मीटर पर सेकंड नहीं, रैड पर सेकंड, क्योंकि ओमेगा पूछा है एंगुलर स्पीड। तो इस तरह से इसको हम बता सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कर रहा है कि मीटर स्टिक इज वेइंग 240 ग्राम, इज pivoted एट द अपर एंड in such a way, not Jan, such a way that it can freely rotate on a vertical plane, and through this end, a particle of mass 10 gram is attached to the upper end of the stick through the light string of length 1 meter. Initially, the rod is kept vertical. एक यहाँ पर rod है बच्चों, और यहाँ पर एक पार्टिकल कोई ऐसा है, वो उसका मास m कह लीजिए 100 ग्राम गिवन है, और रॉड है उसका कैपिटल मास m है कुछ 240 ग्राम है, ऐसा। तो इनिशियली द रॉड इज केप्ट वर्टिकल एंड द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। द पार्टिकल इज कोलाइड विद द लोअर एंड एंड स्टिक एंड द स्टिक्स
end of the sticks and sticks there. Find the maximum angle through which the stick will raise. तो देखिए यहां से जब टक से इसको लगाया कुछ पट्ट से ऐसा, तो रॉड कुछ यहां से तो ऐसे आ ही गया होगा हरकत में, ऐसा। तो कुछ पूछ रहा है कि मैक्सिमम एंगल कितना हो जाएगा। बात समझ में आया क्या बच्चों, कि जब यहां से इसको ऐसा करता है और इससे एम से और रॉड को यहां पर ऐसा कोलिजन कर रहा है, तो ये कितना है घूमा, तो कितना है घूमा, तो उससे हम ये कह सकते हैं या घूमने के बाद फाइनली तो रेस्ट में आ गया होगा। अभी ये इनिशियली काइनेटिक एनर्जी सब किस में है, रेस्ट में है, और इसका फाइनली वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल उसका 0 होगा। ये तो हम बात कह सकते हैं। तो हम क्यों ना पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखें, और जब उसको पोटेंशियल एनर्जी इसका जो गेन कर रहा होगा, कौन, ये यहाँ से गेन कर रहा होगा, तो रॉड, तो रॉड प्लस इसका ये मास भी होगा, इसके साथ ऐसा स्टिक किया हुआ है, तो ये कितना डिस्टेंस से यहाँ से रेस कर रहा होगा, तो ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि ये डिस्टेंस के लिए, यहाँ पर थोड़ा हटा दूं आपको ये समझाने के लिए, ये बस इसमें ये बच्चों क्या है बताने के लिए कि जब सिस्टम वो काइनेटिक एनर्जी वाला जो था वो रेस्ट में से छोड़ा हुआ है, और फाइनली जो मैक्सिमम इसका जब यहाँ पर होगा तब भी वो काइनेटिक एनर्जी इसका रेस्ट में ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो उसका होगा तो 0 होगा, मतलब रेस्ट में ही है, मतलब उसका कहने का ये मतलब था। अब देखिए कि जब यहाँ से इसको जब हिट करता है तो उसके बाद ये रेस कर रहा है, तो रेस कर रहा है तो ये हाइट कितना होगा, ये हाइट कुछ h होगा। तो वहाँ से अगर हम इसका लेंथ वगैरह का कुछ गिवन है या नहीं है, तो नहीं गिवन है तो L ले लेते हैं ऐसा। अब मीटर स्टिक बॉल ही रखा हुआ है, मीटर स्टिक बॉल रखा है, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो काइनेटिक की मतलब कि जो इसका पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, गेन बाई सिस्टम इक्वल टू यहाँ पर m जो स्मॉल मास है, ये वाला जो स्ट्रिंग के साथ अटैच था ना वो, तो वो mg h या h के जगह पर l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ऐसा आएगा, है ना। और दूसरा कि जो रॉड है, तो रॉड अपने सेंटर ऑफ मास से कितना खिसका होगा, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट यहाँ हो गया होगा, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये चीज़ आपको मिला होगा L/2 1 माइनस कॉस थीटा, द सेम रीजन से। तो यहाँ पर आप कह लीजिए कैपिटल मास m g h l 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो ये पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा होगा, और इसको देने वाला कौन होगा, जो यहाँ से ये घूम रहा होगा, यहाँ से ऐसा घूमा ना, तो उसके चलते तो इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल है वो पहले भी 0 था, अब भी 0 है, और फाइनली वो घूमना भी बंद कर दिया है। लेकिन जब वो टक्कर मारा होगा, इसको यहाँ पर कोलाइड किया होगा, तो इसके चलते होल सिस्टम इस मूव किया होगा, तभी तो सर्टेन एंगल थीटा पर वो जा रहा होगा। तो ये जितना भी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहे हैं, तो किसके चलते करें, सिस्टम के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के चलते, सिस्टम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस, हाँ तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर ही कर देते हैं, क्योंकि I में तो पूरे समेट लेगा ना सिस्टम के लिए जब बोल रहा हूँ तो हमें कहीं से ओमेगा का वैल्यू लाना है, और I के लिए तो हम मतलब उस रॉड के अबाउट अगर ले रहे होंगे तो हमारा वो मिल जाएगा, जो एंड के रॉड के एंड पॉइंट के अबाउट, रॉड के एंड के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं, और उसके साथ साथ ये क्या हो रहा है कि ये m इधर से इधर आ रहा होगा, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा ml स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कहीं से हमें ओमेगा का वैल्यू पता चल जाए तो हमारा मामला बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम वहाँ पर वो हिंज्ड है उसके अबाउट पाइवटेड इट्स अपर एंड, तो आपको अच्छे से पता है कि वहाँ पर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि वो फोर्स वहाँ से मिलता है, तो उसके लिए नहीं होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकते हैं, मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो मोमेंटम होगा वो नहीं होगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो उसको अगर देखें तो कौन इसको एंगुलर मोमेंटम इंपार्ट कर रहा होगा, तो वहीं से ओमेगा का वैल्यू आपको निकल कर आएगा। तो यहाँ पर अगर एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन देखें
तो ये मास m का है, और जब यहाँ पर जब इस यहाँ पर आ रहा होगा कुछ सर्टेन वेलोसिटी से m, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा वो तो पता है, √2gh, क्योंकि फ्री फॉल जैसा उसके लिए तो है 100 ग्राम का। तो इसको जब लगाया होगा टक्कर, तो लगाने से पहले इसका मोमेंटम कितना, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू v इंटू दैट मच l, और फाइनली कितना होगा, सिस्टम घुमा होगा तो इज आई ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू हमें मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये क्या मिल जाएगा, एम वी आर, यहाँ से जो बॉडी चला था एम वी आर इक्वल टू आई ओमेगा। आई पूरे सिस्टम का है बच्चों, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें क्या है कि रॉड का भी है, साथ साथ इसके साथ भी है, इस ब्लॉक का, इस ऑब्जेक्ट का भी है। तो उसको मैं लेंदी ना बने कैलकुलेशन, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से ओमेगा का जो वैल्यू आएगा कुछ एम वी आर, आर इस केस में कितना होगा, उसका लेंथ एल, और ओमेगा का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो ये हमारा मिल गया क्या, ओमेगा का वैल्यू। यहाँ से ये देखिए ओमेगा इक्वल टू एम वी एल बाई आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आई को कीप इन माइंड इस सिस्टम का है, क्योंकि वो बार बार वो कैलकुलेशन होगा, बड़ा होगा, वो हटेगा। तो अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, तो अब इसको इकट्ठे लिख लेता हूँ अगले इसमें स्लाइड में, कि यहाँ पर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, और बड़े वाले ब्लॉक के लिए एम जी एल बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा। तो यहाँ से जब अगर दिखेंगे तो 1/2 आई, और v के जगह पे कितना था, एम वी एल अपॉन आई, यही आया था। ये मैं कहना चाह रहा था, बड़ा बड़ा जो टर्म है वो लिखने से आप बच जाएंगे। 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कैपिटल एम जी एल बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से आपको क्या होगा कि 1/2 एक आई स्क्वायर है, आई है, तो आई तो एक कैंसिल हो ही रहा है, साथ ही साथ एम स्क्वायर, वी के जगह पर आपको अब बताया था उधर, ये देखिए √2gh है। वी जब फ्री फॉल हो रहा होगा, ये वाला चीज √2gh, या चाहे तो सेपरेटली लिख लेते हूँ √2gh। तो यहाँ पर जब रखेंगे एम स्क्वायर, तो √2gh का रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर, और यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बचा रहेगा, और इक्वल टू एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एम जी एल बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा होगा क्या। तो इसमें आप देखेंगे कि जो G और L है, G और L है, ये तो आपको वहाँ से रिलैक्स मिल जाएगा। हाँ, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बताइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा कि रॉड के अबाउट क्या होगा उसका, ml स्क्वायर बाई 3, और ये ml स्क्वायर वो अपना पूरा वो चल रहा होगा ब्लॉक का। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/2 एम स्क्वायर, अच्छा 2 से 2 को भी इस हटा सकते हैं अब जितना उससे कैंसिल हो सकता है उसको हटा दें। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ठीक है। तो एम स्क्वायर, ये एम जी एच जो है इस समय एल ही है बच्चों, ये वाला एल। तो वापस एक एल तो हट रहा है, लेकिन एम स्क्वायर एल स्क्वायर यहाँ पर बच रहा है, क्योंकि एक एल था और यहाँ का एल था, वो एम स्क्वायर एल स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के देखिए अगर रॉड के लिए तो कितना हो जाएगा अबाउट द उसके एंड पॉइंट से, एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस उसका एम एल स्क्वायर, ऐसा इक्वल टू बाकी का भी इधर से देख लीजिए कि m 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा m प्लस कैपिटल M/2,
ऐसा कुछ होगा क्या, है ना। तो और बाकी का एल स्क्वायर अब सॉल्व करना रह गया है, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर, एल स्क्वायर तो हट गया है तो m/3। तो या तो अब इसका वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखने का समय लगता है कि आ गया है। ठीक है, वैल्यू रख ही देते हैं, या एम स्क्वायर एक स्टेप और लिख लेते हैं कि सिंप्लीफाई करने में आसानी रहे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो m/3 3m, 3 गया ऊपर, और यहाँ से m + 3m, और इसमें अगर करेंगे तो 2m, m + 2m, और 2 गया ऊपर तो 6। तो बेसिकली क्या होगा कि 6m स्क्वायर m + 3m m + 2m 1 माइनस कॉस थीटा। तो अभी मास उसका m का जो था 100 ग्राम था और उसका 240 ग्राम गिवन है, ऐसा। तो उस पर आप देखेंगे 6 इंटू, आप एक काम और कर सकते हैं कि 100 भी, या चलो 100 ग्राम है तो 0.01 हो जाएगा, क्योंकि 0.1 का स्क्वायर तो पॉइंट इतना हो गया। यहाँ से 240 है और उसका 300, तो 240 + 300 कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि मास उसका 100 ग्राम है तो 300 हो जाएगा, और इसका 200 तो 540, तो 0.54 इंटू, फिर से वहाँ से 200 और 2, तो यहाँ से 0.44, ऐसा। तो और 1 माइनस कॉस थीटा इधर चल ही रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ 6 9 जा, यहाँ से 0.09 हो जाएगा, तो इन दोनों को तो खा जाएगा वो, ये वाला 1/9 हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/9, और 0.44 को ऊपर भेज दीजिए, मतलब 100 अपॉन, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, और 36 फिर से 9 4 जा 36 3 396, ऐसा। तो उसको 1 cos थीटा माइनस ऐसा कुछ करिए, तो कितना जाएगा ये 396 माइनस 100, कुछ 296/100 इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा बनेगा। तो वो आप देखेंगे तो उससे कैंसिल हो रहा होगा, नहीं यहाँ पे एक गड़बड़ी ये है कि 296/100 कैसे होगा, तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसमें से मतलब ये इधर आएगा 396/396, अब सही है, इक्वल टू योर कॉस थीटा। अब इसको आप सेटल कर लीजिए जितना भी, तो 4 से तो इसमें जाना चाहिए, 4 से 99 हो रहा होगा, और इसको जब आप 4 से करेंगे इसका, क्योंकि 99 4 अगर 100 रहता तो 400 होता, अभी 396 से तो एक कम है, तो यानी 99 होगा, और 296 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा कुछ 28 74/99, तो इसका कॉस थीटा का वैल्यू आएगा। तो यही है बच्चों, आपको जो एंगल जो चाहिए था थीटा, अगर आप उसमें कैलकुलेटर में करेंगे तो कॉस इनवर्स 74/99, और वैसे भी देखिए कि अगर 99 नहीं होता 0.74 होता, तो 1/√2 का वैल्यू कितना होता है 0.707, तो उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यानी कि वैल्यू कम होगा, तो इसलिए 45 के आसपास का है। तो यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है आप कह सकते हैं 41 डिग्री आ रहा होगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। तो खैर आपको जो इसमें समझने के लिए क्या है, क्या आया, कैलकुलेटर तो एक मतलब कैलकुलेशन तो एक पार्ट पर है, हम चाहते तो किसी भी पार्ट पे यहाँ पे वैल्यू पुट करके उसका सारा डेटा निकाल सकते थे। एक तरीका है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रूफ तो करने को बोला नहीं है ना कि ये बताओ अलजेब्रा इसके लिए करो, हम तो चाहते हैं तो किसी भी पॉइंट पर जहाँ पर इक्वेशन लिखा, यहाँ पर भी वेरी फर्स्ट स्टेप पे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जितना वैल्यू वगैरह था अलग से सेपरेटली निकाल कर उसको कर देते हैं। तो ये जो ताम झाम तमाशा करने के लिए क्या था, तो उससे क्या होता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड एक्सपैंड होता है, तो एल्जेब्रिकली आप उस एक्सप्रेशन को समझते हैं और आपका दिमाग और खुलता है, बस यही है और कुछ नहीं।
उस पॉइंट से भी आप उसका वैल्यू निकाल कर ला सकते हैं। तो खैर इसमें एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं कि हमने किया क्या इस क्वेश्चन में, कि भाई जब वहां से सबसे पहले तो स्ट्रिंग ऐसा था, क्वेश्चन को विजुलाइज करिए, स्ट्रिंग यहाँ पर था और यहाँ पर रॉड था। तो जब उसको छोड़ा गया तो इससे के साथ कोलिजन हुआ, तो कोलिजन होने के साथ मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम कहें कि जरूर वो अगर एनर्जी वाइज सोचे तो उस दोनों सिस्टम जो थे रॉड और जो स्ट्रिंग के साथ जो लगा हुआ था उसका मास m, वो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी रेज हुआ। और कौन उसको रेज कराया, इसके चलते टक्कर मारा और यहाँ पर उसके इसके लिए कुछ रोटेशनल में उसका कन्वर्जन हुआ। तो हम उसका यहाँ पर सारा लेखा जोखा निकाल कर लेकर आए कि सिस्टम का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और फिर यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा लिए उसी पॉइंट से, तो एम वी आर इक्वल टू आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है। फिर वहाँ पर उसका वैल्यू पुट किया और एम वी एल का और आई का आई में ही रखे रहे, और फिर ले जाकर उस सिस्टम में यहाँ पर इस सिस्टम में यहाँ पर ले जाकर उसको पुट कर दिया और बाकी का हम लोग आंसर लेकर आ गए। तो अगर आपको लिखना चाहते हैं तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं। इसको भी पॉज करके वैसा ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। करेक्ट यूनिफॉर्म रॉड pivoted its the upper end and hang vertically. It is displaced through the angle 60 degree and then released. Find the magnitude of force acting on the particle of mass m at the tip of the rod when the rod is the make an angle 37 degree with the vertical. तो find the magnitude of force acting on the particle of mass, यहाँ पर dm है बच्चों, जो कि लिखा नहीं है, dm इतना पर है। तो इसमें ऐसा देखते हैं कि वर्टिकल से एक रॉड है, उसको 60 डिग्री पे तो पहले लेके गया ऐसा, तो वर्टिकल से 37 डिग्री 60 डिग्री होगा, और फिर ये रॉड ऐसा जब आ रहा, मतलब जब वो 37 डिग्री बना रहा है तब उससे पूछ रहा है कि फोर्स कितना लग रहा होगा इसके टिप पर। यहाँ पर डीएम का कुछ मास होगा उसका, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। यही बोला है ना कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑन द मास डीएम एट द टिप ऑफ द रॉड व्हेन द रॉड मेक एन एंगल ऑफ द 37 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर भी अगर हमें फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स के लिए तो ले देकर यही कहानी हम जानते हैं, नेट फोर्स डीएम इंटू ए स्क्वायर। तो जब ये घूम रहा होगा तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होगा, एक तो टेंजेंशियली होगा ऐसा, और दूसरा एक रेडियल होगा ऐसा, यही दो होंगे। तो जो ए स्क्वायर क्यों लिख दिया वहां पे, मास इंटू एक्सेलरेशन केवल ना, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस रेडियल स्क्वायर ऐसा। तो हम ऐसा इसमें कह सकते हैं क्या कि जब वो आ रहा होगा तो वही इस बार क्या हो रहा होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। ठीक उस क्वेश्चन का उल्टा है, उसमें क्या था कि यहाँ से ऐसे गया था, इस बार क्या हो रहा है कि वर्टिकल से उसको इधर की तरफ कर रहा है। तो इसमें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और यूनिफॉर्म रॉड है, चलिए लेंथ तो कैंसिल होने के लिए मांग रहा है लग रहा है, तो और इसमें कुछ अटैचमेंट नहीं है, केवल वो रॉड के लिए है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, तो अगर यहाँ से आप कुछ हाइट इसका देखेंगे, ये वाला, तो एल लेंथ ले लेते हैं, तो एल कॉस या एल सेंटर ऑफ मास से है, यहाँ पे कहीं होगा इसका एल, तो L/2 होगा ये। तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ से L/2 cos 60 ऐसा, जब यहाँ से कुछ यहाँ पर आया होगा तो L/2 cos 37,
तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितने का आया है, इतना, मतलब डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से बोल सकते हैं ना कि L/2 cos 37 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, यही हुआ होगा। अच्छा, तो मतलब हमें इंटरेस्टेड किस में है, रेडियल उसका निकालने के लिए। तो हम इसका मोमेंट मतलब एनर्जी जो गेन कर रहा होगा, तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mg डेल्टा एच, ये बोल सकते हैं। तो 1/2 m L स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा, इक्वल टू mg L/2 cos 37 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। तो देखिए 2 से 2 तो पहले मुहूर्त में निकाल दीजिए, m से m गया, और बाकी का ओमेगा स्क्वायर को क्यों छोड़ दिया मैंने, l से l ऐसे चला गया। ठीक है बच्चों, अब वहाँ से देखेंगे तो एक l बचा हुआ है, तो ओमेगा स्क्वायर l को साथ में ले लेना, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन कितना होता है, v स्क्वायर बाई आर होता है, और दूसरा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर l होता है। एक तो वो मिल जाएगा आपको। तो इसको जब आप करेंगे, ओमेगा स्क्वायर एक l है, और यहाँ से cos 37 का वैल्यू 0.8 होता है, और cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 0.5 हो गया। तो यहाँ से 0.8 माइनस 0.5 करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, और 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल का जो रेडीमेड वैल्यू होगा, जी को जी ही छोड़ दीजिएगा, जी इंटू 0.9 इंटू जी, ऐसा, ये आपका मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल इंटू 0.9 इंटू जी, ओमेगा स्क्वायर एल का वैल्यू। अब हमें चाहिए टेंजेंशियल के लिए। तो टेंजेंशियल के लिए दूसरा आप देखें क्या हो सकता है। तो अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए इक्वल टू एल्फा इंटू आर ऐसे होता है, तो हम क्यों ना टॉर्क को अगर उसको लेकर आ जाए साथ में, कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा तो होता ही है, तो वहाँ से अगर हमें कुछ मिल जाए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से, तो हमारे लिए काम आ सकता है। तो एक तो आप यहाँ से ऐसा लिख लीजिए इसका, अगर टॉर्क को अगर लगाते हैं कि टॉर्क टेकिंग अगर पॉइंट ओ इसी के अबाउट, टेकिंग टॉर्क अबाउट ओ, तो उसमें आपको क्या मिलेगा बच्चों, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो इसका कौन अगर देखेंगे तो फोर्स कौन लगा रहा होगा, उसके सेंटर ऑफ मास से mg ही होगा, ये ऐसा कर रहा होगा। तो उसका अगर देखें डिस्टेंस, तो mgl, और यहाँ पर आपका इसी बीच ml स्क्वायर बाई 3 होगा, ठीक, और इंटू अल्फा, और यहाँ से mg परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहाँ से अगर देखेंगे तो कितना जाएगा, ये वाला, तो L/2 साइन 37, क्योंकि वो उस एंगल पर है, L/2 साइन 37, साइन 37 का वैल्यू 0.6, ऐसा। तो m से m कैंसिल हुआ, ये l से l कैंसिल हुआ, और 0.3, तो l एक अल्फा इंटू एल बचा होगा यहाँ पर, और ये जो 0.18 है, और 2 से डिवाइड करेंगे, और 0.6 अपॉन 2 करेंगे तो 0.3 आएगा, और 0.3 इंटू 3 करेंगे तो ओमेगा एल का रेडीमेड वैल्यू हो जाएगा, सॉरी अल्फा एल का रेडीमेड वैल्यू होगा। तो अल्फा इंटू एल इक्वल टू 0.09 इंटू जी, ऐसा। तो दो वैल्यू आपको आया, एक अल्फा इंटू एल, जो इस केस में उसका रेडियस की ही इक्वल है, जिस पॉइंट से अगर देखेंगे तो जो हम चाहते तो मिल गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0.9 जी हुआ, और रेडियल एक्सेलरेशन 0.9 जी हुआ। दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू रेडियल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर, तो 0.9 जी का स्क्वायर प्लस 0.9 जी का स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो 0.9 जी √2 हो जाएगा एक्सेलरेशन की जगह पे,
तो जो F लग रहा होगा उसमें कितना हो जाएगा, dm इंटू ए, यही चाहिए था। तो dm ही है 0.9 g इंटू √2। तो ये आपका फोर्स का मिल जाएगा, इतना उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया। तो यहाँ पर हमने जो एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया होगा कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा होगा उसके रोटेशनल एनर्जी से। तो हम बाकी का, हमें नेट फोर्स पूछा है तो हम तो पहले ये समझेंगे कि नेट फोर्स होगा क्या इस टिप पे। तो dm इंटू ए, तो नेट फोर्स उसका दो तरह से एक्सेलरेशन लग रहा होगा, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। तो टेंजेंशियल और रेडियल, रेडियल क्या होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, टेंजेंशियल क्या होता है अल्फा, मतलब ए इक्वल टू अल्फा इंटू एल, ऐसा। तो एक को देखें तो अगर एनर्जी को कंजर्व करें तो वहां से आपका ऐसा मिल गया 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर एल और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा अल्फा लाने के लिए टॉर्क के लिए सोचें आई अल्फा, तो वहां से मिल गया। तो इससे आप यहाँ से कर सकते थे, कॉन्सेप्ट यहाँ से ले सकते थे, बाकी का तो खाना पूर्ति है। तो मतलब उसके बाद तो आपको कैलकुलेशन है और आप निकाल सकते थे। तो ठीक है बच्चों, इसको आप फटाक से लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए। तो ये आपका पूरा हो गया होगा। तो अब तक के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 69 तक था, तो इसमें आपको ने देखा कि एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन वगैरह, एनर्जी वगैरह का कंजर्वेशन था, और मतलब जो लॉज ऑफ मोशन में जो लग सकता था, टॉर्क है वगैरह वगैरह सब कुछ लग रहा था। अब के बाद यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें रोलिंग सब आएंगे। क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 70 से रोलिंग आएगा। तो आ जाइए, उसको बिना देर किए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि सिलेंडर रोल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस इफ द स्पीड ऑफ द सेंटर इज 25 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये ऐसा है, ये हमारे पास शेप है, तो उसको लेकर आते हैं। इस तरह का एक सर्कल है और ऐसे रोटेट हो रहा है। द सिलेंडर रोल्स, मतलब सिलेंडर ही मान लीजिएगा, इसका क्रॉस सेक्शन केवल है, हम जब साइड व्यू देख रहे हैं तब है, और उधर से वो सिलेंडर ही होगा। So if the speed of the center is 25 meter per second, 25 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट। तो और इसमें जो कीवर्ड है इसका, ये रोल्स जो लिखा है उसी से मामला साफ हो जा रहा है। वो कोई बताने की जरूरत नहीं है कि सफिशिएंट फ्रिक्शन है क्या है, क्वेश्चन में मेंशन है कि रोल्स हो रहा है, तो ये आगे भी जा रहा है और घूम रहा है। तो जब रोल होता है तो बच्चों क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर। और आपको ये सब चीज़ें बताया था कि जो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो ये इसके अपने सेंटर ऑफ मास जो मूव कर रहा है वो तो है ही है, इसके चलते ऐसे घूम भी रहा होगा, तो घुमाने वाला स्पीड कितना दे रहा होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। टेंजेंशियली देखते हैं उसका। तो एट टॉप मोस्ट पॉइंट पर अब जब आप करेंगे यहाँ से, तो सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा आर। जब प्योर रोलिंग होता है तो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ये अच्छे से आपको अपने जो लेक्चर्स होते हैं जहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है तो बहुत डिटेल में आपको समझाया गया है। अगर आपको डाउट अगर है तो जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वी सी इक्वल टू 25 और ओमेगा आर का वैल्यू तो होगा ही होगा कि सेंटर ऑफ मास टाइम्स ओमेगा आर रहेगा। तो यहाँ से 25, तो ये कितना जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट का 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका वेलकम टू रोलिंग में है, मतलब कि एस सी वर्मा के बुक का जो पहला क्वेश्चन रोलिंग के लिए था तो उसका ऐसा बनेगा। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, इसके बाद अलग स्लाइड से रोटेशनल मोशन एस सी वर्मा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 71 इसमें क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें एक बच्चा भी आप लोग की तरह बना दिया है। कह रहा है कि स्फीयर ऑफ मास रोल्स, स्फीयर ऑफ मास m रोल्स ऑन द प्लेन सरफेस, फाइंड अ काइनेटिक एनर्जी एट एन इंस्टेंट व्हेन इट इज द सेंटर मूव विद द स्पीड v। तो फिर से बच्चों वही है कि अगर कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर ही है जब तक नहीं बोला जाएगा तो वैसा रोल्स कर रहा है, ये भी कर रहा है और v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट द इंस्टेंट।
तो काइनेटिक एनर्जी जब बोलते हैं तो दोनों बताएंगे। वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ऐसा। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब प्योर रोलिंग होता है तो v इक्वल टू हम ओमेगा आर कह सकते हैं क्या। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका स्फीयर का कितना हो जाता है 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे v इक्वल टू ओमेगा आर है तो v/r का स्क्वायर होगा, सिंस हमें वहां से क्या गिवन है, v गिवन है। सो दैट इज वाई वी ओमेगा को v के टर्म में लेकर आ गए। तो यहाँ से फिर तो आसान हो गया बच्चों, एक वॉक की तरह। तो 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/5 एम वी स्क्वायर। तो आफ्टर दैट 1/2 प्लस 1/5 अगर करेंगे तो 7/10 हो जाएगा एम वी स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आया। तो जो क्वेश्चन मार्क है उस वहीं पर उसका आंसर भी है कि 7/10 एम वी स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका आंसर। तो सिंपल है, फटाफट आपको समझ में भी आ गया होगा, लिख भी लिए होंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि स्ट्रिंग इज रैप्ड ओवर द एज ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क एट फ्री एंड इज फिक्स्ड विद द सीलिंग। द डिस्क इज द मूव डाउन अनवाइंडिंग ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या रहता था कि इस तरह का ये है और ऐसा स्ट्रिंग से ये रैप्ड है ऐसा, या आपको ना हो तो ऐसे समझ लीजिए, इसको बेहतर होगा कि सीलिंग को तो ना कर इस पे ऐसा कर लेते हैं, लेकिन उसमें तो रोटेट हो रहा होगा ना, तो हमें बनाना ही पड़ेगा फिर सीलिंग का। ठीक है भाई, आप ही आ जाइए। तो सीलिंग से ऐसे रोटेट मतलब, लेकिन आपको दिखाना होगा कुछ इस तरह से कि वो घूम रहा होगा। फिगर वो छोटा बन जा रहा है इसीलिए फीलिंग नहीं आ रहा है ऐसा। अब देखिए, हाँ इस तरह से इसके अबाउट ऐसा हो रहा होगा और घूम रहा है नीचे की तरफ, ऐसे 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 घूम रहा होगा और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कुछ मिलेगा। तो देखिए, जब वो नीचे की तरफ घूम रहा होगा तो किसके चलते आ रहा होगा, या मतलब वो गिर ही क्यों रहा होगा, वो mg इसको पकड़ के नीचे ला रहा होगा। अगर लॉज ऑफ मोशन से देखें तो यही काम चल रहा होगा, और टेंशन इसका ठीक ऊपर ऐसे लग रहा होगा, यही ना। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहाँ से फटाफट बोल सकते थे कि mg माइनस टी इक्वल टू ma, ये होगा। अब दूसरा कि टेंशन का तो कुछ हिसाब किताब है नहीं या उसमें करने का, तो वहाँ पर डिस्क इस मूव डाउन अगर कर रहा है तो मान लेते हैं कि रेडियस उसका r है, ये चीज। तो इसी टी इसको, और घूम किससे रहा होगा बच्चों, घुमाने वाला कोई तो एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा होगा ना। तो टॉर्क कौन लगा रहा है, टेंशन, टेंशन के चलते वो घूम रहा होगा। तो ये इसका मोशन अभी नीचे की तरफ है और उसको घुमा रहा होगा इधर, तो टी इंटू मतलब कि टेंशन का देखिए बाहर की तरफ लग रहा होगा तो इसलिए पॉजिटिव। तो टी इंटू आर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अल्फा, मीन्स टॉर्क यहाँ पर लग रहा होगा। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई ए बाई आर स्क्वायर, क्योंकि अल्फा इक्वल टू ए बाई आर होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो फिर तो ये फटाक से मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करिए तो ये टी से टी कैंसिल हो गए, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एम जी इक्वल टू एम प्लस ए आर स्क्वायर है बच्चों, आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए। अब उसका मास जितना भी होगा, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, तो आई एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा तो कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एम बाई 2 प्लस एम, तो 3m बाई 2 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये समझ में आया ना, एम जी इक्वल टू वहाँ से m प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 और आर स्क्वायर
इंटू ए, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए का जो वैल्यू होगा mg 2/3 m, तो m से m कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2/3 जी। तो समझ में आया होगा आपको कि अगर नीचे की तरफ आ रहा होगा तो क्या चल रहा होगा, और टॉर्क का और इसमें प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे कि स्मॉल स्फेरिकल बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द पॉइंट एट अ हाइट h, रफ track shown in a figure, assuming that does not slip anywhere, find a linear speed when it is rolled on the horizontal part of the track. The small is released from the point of the height h. तो जब हाइट h से निकल रहा होगा तो यहाँ पर जब आया होगा बॉल, तो इसमें दो काम कर रहा होगा, रोल कर रहा है, तो एक आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है, तो v भी हो रहा है और v इक्वल टू ओमेगा आर से ऐसा काम चल रहा होगा। तो यहाँ पर दो तरह का एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि एक लिनियर स्पीड जा रहा होगा तो उसके चलते हाफ mv², और घूम रहा होगा तो उसके चलते कितना होगा बच्चों 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ऐसा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि mgh इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ऐसा तो उसका v का वैल्यू, तो अभी क्या है, स्फेरिकल बॉल है स्मॉल, तो 1/2 mv², तो इतना ही रहा 1/2 इंटू 2/5 mr² इंटू ओमेगा की जगह पे हम v²/r² कर सकते हैं। तो r², 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया 1/2 mv² प्लस 1/5 mv², और यहाँ से mgh, तो m कैंसिल हो गया, तो 1/2 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा इस 7/10। तो v² का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, मतलब कि gh इक्वल टू, इसकी बात कर रहा था, इस 7/10 v²। तो v का वैल्यू जब आप कर देखेंगे तो √10/7 gh ऐसा मिल जाएगा। तो ये भी सिंपल था समझने के लिए, तो इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या करें कि स्मॉल डिस्क इज द सेट रोलिंग विद स्पीड v ऑन द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ट्रैक ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इस बार कुछ इस तरह से है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है ऐसा, और रोल करते हुए बच्चों क्या हो रहा है उसमें, इसीलिए वो कीवर्ड इसका है, और पूछ रहा है किस हाइट तक वो रेज करेगा। अगर किस हाइट तक वो रेज करेगा, मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो h इसको कह सकते हैं। तो कह रहा है कि टू व्हाट हाइट द विल द क्लाइंब अप ऑफ द कर्व, अ स्मॉल डिस्क इज सेट रोलिंग विथ स्पीड v। तो ये देखिए कीवर्ड इसका, या स्पीड v, तो रोल ऑलरेडी कर रहा है, मतलब वो जा भी रहा है और घूम भी रहा है। तो इसमें अगर एनर्जी जब इनिशियली अगर देखेंगे तो इसके पास 1/2 रोटेशनल वाला तो होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्लस 1/2 हाफ mv² काइनेटिक वाला भी होगा, और फाइनली सब जाके उसको रुक जाना है वहां पर कि मैक्सिमम कितना जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि mg मतलब जितना रोटेशनल और काइनेटिक होगा वो उसमें होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि वहां पर जा रहा है लेकिन घूम रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली वो ट्रैक है। अगर ऐसा होता तो बताता, मतलब ऐसा होता कि मान लीजिए कि आधे दूर पे जाकर वहां पर फ्रिक्शन थोड़ा कम होता, तो उस तरह का मजेदार क्वेश्चन होता जो कि आगे अभी मिलेगा। तो mg h चाहिए, तो इसको जब आप देखेंगे, और इस समय इसको क्या बोला है, डिस्क बोला है, तो 1/2 mr²/2 इंटू ओमेगा के जगह पे v²/r² प्लस 1/2 mv² इक्वल टू mgh। तो m अपने घर चले गए, स्मॉल m था वो, तो और r² कैंसिल हो गए,
तो यहाँ से 1/4 प्लस हाफ, तो कितने हो जाएंगे 3/4 वी स्क्वायर इक्वल टू जी एच। तो हाइट मांगा था तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 3v²/4g। तो ये आपका हाइट का मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लिख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे कि स्फीयर स्टार्ट रोलिंग डाउन द इंक्लाइन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, फाइंड द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर व्हेन इट इज द कवर इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस एल। अच्छा, ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो इस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ इस तरह का है और कह रहा है कि थीटा है और स्फीयर स्टार्ट रोलिंग डाउन। तो स्फीयर इज स्टार्ट रोलिंग डाउन ओमेगा, तो नीचे की तरफ यहाँ पर लुढ़क रहा होगा, लुढ़कते हुए आया होगा। तो उसमें हमें बताना है कि उसका स्पीड क्या होगा, तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा। तो यहाँ पर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आपको उसमें डिटेल में बताया गया होता है कि mg। चलिए अगले क्वेश्चन में होगा ही, तो यहाँ पर और समझा देता हूँ आपको। नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा जो कि दोनों सेंटर से पास हो रहे होंगे, तो इसको रोल कौन कराता है, इस फ्रिक्शन है ना। फ्रिक्शन टॉर्क अप्लाई कर, टॉर्क इसको प्रोवाइड करता है कि हैविंग अ सफिशिएंट फ्रिक्शन, कि जिसके चलते वो रोल करता है। तो अब हम यहाँ से हम बोल सकते हैं कि mg के इसके दो कंपोनेंट होंगे, mg साइन थीटा और एक यहाँ पर ऐसा उसके अलोंग mg कॉस थीटा, यही होगा। तो लॉज ऑफ मोशन से जो पहला इक्वेशन आएगा बच्चों, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी चाहने के लिए तो एक्सेलरेशन आपको पता करना ही पड़ेगा। और वो क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है कि एल लेंथ पर या एल लेंथ पर यहाँ से मान लीजिए कि आया होगा तो कितना वेलोसिटी क्या होगा। तो ठीक है, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू ma, और फ्रिक्शन के चलते टॉर्क ले लेते हैं। तो फ्रिक्शन फिर से इसको घुमा रहा होगा तो बाहर की तरफ टॉर्क, तो पॉजिटिव, और इक्वल टू आई अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉ स्फीयर इज 2/5 mr², ऐसा mr² कर लेते हैं और अल्फा की जगह पे a/r। तो ये भाई साहब दोनों लोग कैंसिल हो गए होंगे, r। तो यहाँ से f इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5 ma। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए f, तो यहाँ से कितना हो गया mg साइन थीटा इक्वल टू 1 ma प्लस 1 प्लस 2/5, तो कितना हो गया 7/5 ma। तो m से m कैंसिल हो गया, तो a का जो वैल्यू आया बच्चों वो कितना आ जाएगा 5/7 g साइन थीटा, a इक्वल टू 5/7 g साइन थीटा, ऐसा कुछ होगा। तो एक रिलेशन का वैल्यू आया, तो हमें वेलोसिटी चाहिए था। तो थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करें तो v² इक्वल टू रेस्ट से जा रहा है प्लस 2al, यही ना। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा √2, a के जगह पे 5/7 g साइन थीटा इंटू l, तो कितना हो जाएगा √10/7 gl साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो आपका कॉन्सेप्ट मतलब जो डाउट है क्लियर हो गया, उसको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके थ्रू आप लोग को बता रहा हूँ। तो वेलोसिटी कितना आ गया इसका 10/7 gl साइन थीटा। तो यहाँ से किया क्या सिंपल, कि जो हम जानते थे लॉज ऑफ मोशन से, और इसको टॉर्क लगाना कितने आसानी से, और फिर उसके बाद वंस द एक्सेलरेशन वी गेट, देन आफ्टर दैट वी विल यूज द इन द थर्ड इक्वेशन एंड गेट द वेलोसिटी वैल्यू। तो इसी में अगर मान लीजिए फ्रिक्शन वगैरह भी पूछता तो उसके लिए हमेशा आप तैयार हैं बताने के लिए, तो वहां से आ सकता है। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, एक क्वेश्चन है तगड़ा, देखिए कह रहा है हॉलो स्फीयर ऑफ रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, व्हाट शुड बी द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द स्फीयर एंड द प्लेन टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग। बी
Find the kinetic energy of the ball as it is the move down the length L on the incline if the friction coefficient is half of value of calculated in the part A. तो यहां पर अगर मामला फंसेगा, वो क्यों फंसेगा? को मिनिमम फ्रिक्शन बोला है, एक पार्ट का तो वो आ जाएगा, वो तो आसान पार्ट है, लेकिन उस फ्रिक्शन से आधा कर दे तो अब तो सफिशिएंट फ्रिक्शन तो नहीं होगा ना बच्चों प्योर रोलिंग होने के लिए। तो जब प्योर रोलिंग नहीं होगा तो इस केस में फिर क्या होगा? तब वहां पर स्लिपिंग होगा, स्लिपिंग होगा, रोलिंग होगा, स्लिपिंग होगा, रोलिंग होगा, मतलब इस तरह का कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन होगा कि जो कि उस क्वेश्चन को और ज्यादा ट्विस्ट देगा और उसको थोड़ा सा मुश्किल बनाएगा। तो खैर कोई नहीं, मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। तो सबसे पहले पार्ट का जो ए पार्ट में जो पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम कोफिशिएंट कि देन द प्रिवेंट द स्लाइडिंग, देन उसका आधा कर देंगे तब तो सेकंड पार्ट कर पाएंगे। तो यहां पर एक ऐसा बना लेते हैं अपना, पहले इंक्लाइन प्लेन यहां से ऐसे आ रहा होगा और ऐसा रोल डाउन कर रहा होगा नीचे की तरफ। तो वो जैसे वहां पर आपने देखा था पिछले वाले में, सब वैसा का वैसा ही है स्टेप। यहाँ से mg आपका नीचे की तरफ लग रहा होगा, यहाँ से mg कॉस या नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है और फ्रिक्शन आपका F लगेगा। फोर्स के नाम पे तो ही 3 फोर्स है, mg ग्रेविटी वाला, इसको और अच्छे से लिख लेता हूँ, नॉर्मल फोर्स जो कांटेक्ट होगा, हाँ mg के 2 कंपोनेंट आएंगे, यहाँ से mg साइन थीटा और यहाँ से mg कॉस थीटा। तो पूछा है कि मिनिमम फ्रिक्शन कितना होगा और हॉलो स्फीयर गिवन है, और तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू लिखें तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू ma लॉस ऑफ मोशन से, और दूसरा कि अगर फ्रिक्शन टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, सफिशिएंट फ्रिक्शन है, तो I इंटू ए बाई आर स्क्वायर ऐसा हो जाता है। ये तो अब तक रटा रटा स्टेप आप लोग को मिल गया होगा। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, mg साइन थीटा इक्वल टू m प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2/5 एम आर स्क्वायर, तो यहां पर लिख लेंगे 2/5। अच्छा हॉलो स्फीयर है बच्चों यहां पर इस बार, तो इसीलिए वो 2/3 एम आर स्क्वायर तो अपने घर चला गया होगा और वहां से ए ले लेंगे। तो ए का जो वैल्यू निकालेंगे तो यहां से कितना जाएगा, mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, इस 5/3, तो ऊपर आकर 3/5 m ऐसा मिल जाएंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो 2/3 m ठीक है, 3/5, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, इस 3/5 g साइन थीटा ऐसा। तो अब देखिए फ्रिक्शन निकालना है तो कहीं भी लेके चले जाइए इसको, आपको कोई निराश नहीं करेगा। फर्स्ट इक्वेशन में जाना है, फर्स्ट इक्वेशन में चले जाइए, नहीं तो सेकंड इक्वेशन में जा सकते हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे तो म्यू निकालना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू mg cos थीटा, ये तो होगा ही, ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स I 2/3 एम आर स्क्वायर 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू ए के जगह पर अभी इसको लिखेंगे अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मास को हटा दीजिए, या चलिए mg को हटा देते पहले, तो यहाँ से म्यू mg cos थीटा इक्वल टू 2/3 m 3/5 g साइन थीटा तो mg पूरा हट जाएगा, तो म्यू का जो वैल्यू आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल होगा, तो 2/5 tan थीटा ऐसा आ जाएगा। तो ये आपका म्यू का वैल्यू है, म्यू इक्वल टू 2/5 tan थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है
दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एज इट इज द मूव डाउन द लेंथ एल ऑफ द इंक्लाइन द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज हाफ वैल्यू ऑफ द कैलकुलेटेड इन द पार्ट बी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए जहां तक सवाल है, अगर सेकंड पार्ट की अगर बात करें बी पार्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो होगा तो 1/2 mv², एक तो ये होगा, दूसरा कि 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमें स्फेयर का और उसका सबका तो पता है, अगर हमें v और ओमेगा का वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम ऐसा ही आसान हो जाएगा, है ना। तो उसमें क्या है कि अगर जब उसके कोफिशिएंट जो कैलकुलेटेड है उसका आधा है, यही है ना, तो उस समय जो म्यू का वैल्यू होगा उसके चलते या जो उसका एक्सेलरेशन जो रिजल्टिंग निकल कर आएगा वो क्या होगा, तो वो सब हमें देखना होगा या समझना होगा कि वो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम उसका देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन कितना आ रहा होगा जब वो बदले हुए सिनारियो में, कि यहाँ से अगर इंक्लाइन प्लेन, चलो यहीं बना लेते हैं, इस तरह का अगर हो रहा होगा तो एंगल थीटा और उसका मास कुछ m था, तो mg साइन थीटा माइनस म्यू का वैल्यू अब हमें दे दिया है, तो म्यू का वैल्यू कितना है इस केस में, इस वहाँ पर निकाले थे 2/5 tan थीटा, तो अब कितना हो जाएगा 1/5, मतलब tan थीटा उसके क्वेश्चन के हिसाब से आधा कर दिया। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हाफ द इन द जो पहले वाले पार्ट से था, तो 1/5 tan थीटा हो जाएगा। तो म्यू के जगह पे तो 1/5 tan थीटा और यहाँ से mg cos थीटा तो चल ही रहा था इक्वल टू ma। ये जो एक्सेलरेशन होगा उससे हमारा सब कुछ अब डिटरमाइंड होगा। तो यहाँ से tan थीटा इंटू कॉस थीटा बिकम कितना हो गया बच्चों, इस साइन थीटा, और mg/5 हो गया, तो 1 - 1/5 बिकम 4/5, 4/5 m से m कैंसिल हो जाएगा, g साइन थीटा। तो ये तो आपका a का वैल्यू आ गया। अब a के हेल्प से v निकालना होगा हमें और a निकालेंगे, तो बारी बारी से इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा आपको करने के लिए, देखने के लिए। तो सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन के लिए देखें तो अगर फर्स्ट इक्वेशन लगाएं v = u + at, तो एक्सेलरेशन हमारा कितना है 4/5 g sin थीटा, और टाइम के लिए क्या करना होगा आपको कि जब उसको अब देखेंगे कि L से अगर नीचे आ रहा होगा ऐसा, तो क्यों ना थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर लें, जो पहले क्वेश्चन में करते थे कि ये तो हमें चाहिए ही ना, तो ये कर लेते हैं, और टाइम की जगह पे कितना हो जाएगा 1 या L = L डिस्टेंस अगर नीचे आ रहा था तो L = 0 + हाफ, मतलब सेकंड इक्वेशन लगा रहे हैं, तो 1/2 a t², तो 2L/t, मतलब इतने टाइम के बाद होगा √2L/a, ऐसा कह लीजिए। तो a का जो मामला है थोड़ा वो शांत कर देगा उसको, a रूट की तरफ भेज देगा 2AL। तो ये तो हमारा वेलोसिटी आ गया, a का वैल्यू रेडीमेड पड़ा हुआ है, उसको वैल्यू पुट कर देंगे, वहां से मिल जाएगा। अब आ जाइए दूसरा, हमें निकालना है जो ओमेगा का वैल्यू। तो ओमेगा का वैल्यू निकालने के लिए अगर तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, ओमेगा = अगेन 0 है और अल्फा टी तो ये अभी निकाले हैं इसका √2L/a, और अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए टॉर्क को अगर साथ में ले लें तो फ्रिक्शन के साथ और मजा आ जाएगा। तो अल्फा निकालने के लिए हम टॉर्क को ले लेते हैं उसके सेंटर ऑफ मास पे, तो उसमें फ्रिक्शन ही है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू अभी कितना है, मतलब म्यू इंटू, कहने का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन इंटू R = I अल्फा, ऐसा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा 1/5 tan थीटा, यहाँ से mg cos थीटा फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, और इंटू R मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक कैसा है 2/3 वाला है, मतलब हॉलो स्फीयर है, तो 2/3 mr² इंटू अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू वहाँ से आपको मिल सकता है। तो ये आपका हो जाएगा, m से m कैंसिल हो रहा होगा,
आर आर कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो 3/10 tan थीटा cos थीटा sin थीटा में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो जी sin थीटा तो है ही है, जी sin थीटा, और क्या बचा था बच्चों, एक आर बचा था, तो यहाँ से इसका वैल्यू आर, तो ये आपका अल्फा के लिए आ गया। ठीक है, तो वहाँ से फिर ओमेगा का वैल्यू मतलब कि जो टी का जो वैल्यू था वो अभी और पुट करना होगा हमें, तो चलिए कोई नहीं, टी का वैल्यू तो वहाँ पे डाल देते हैं, फिर बाद में तो इकट्ठा सॉल्व करना ही है। तो यहाँ से जो ओमेगा का वैल्यू जो चाहिए था, तो अल्फा इंटू टी यहाँ पर ही लिख लेते हैं, तो या चलो ओमेगा को यहीं पर लिख देते हैं कि विजुलाइज करना आसान होगा। तो 3/10 जी साइन थीटा बाई आर इंटू √2l/a, यही चलेगा ना, 2l/a। तो ये ओमेगा का वैल्यू आ गया बच्चों। तो देखिए v आ गया, ओमेगा आ गया, वहां पर वैल्यू पुट कर दिया जाएगा तो बाकी चीज भी आज ही जाएगा। तो आ जाइए काम पे लग जाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 mv², तो v के जगह पे कितना था, √2al ऐसा, प्लस 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, तो 2/3 mr², मास सेम ही है तो इसीलिए स्मॉल ही लेते हैं, mr², एंड देन ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू 3/10 GL, तो इसको थोड़ा पैसे लिखना पड़ेगा, 9/100 G² साइन स्क्वायर थीटा बाई आर, एक एक करके लिखते हैं, तो 9/100 G² साइन स्क्वायर थीटा ओवर r² इंटू जो टाइम का वैल्यू है इतना लिख पाए, G² साइन स्क्वायर थीटा 9/100 r² अपॉन 2l/a, ऐसा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी इसके लिए अगर आप देखेंगे तो m और 2 से 2 कैंसिल हो रहा होगा, तो यहाँ से आप देखेंगे तो MAL हो गया, क्योंकि 2 तो हट गया और यहाँ से MAL का वैल्यू जितना है वो मिलेगा। इसमें देखिए बहुत सारे टर्म कैंसिल होंगे, थोड़ा रिलैक्स कर लिया जाए अपने आप को, नहीं m तो रहेगा, r² का वैल्यू जा रहा है, फिर ठीक है, और 9/100 है, ये यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाता, और 3 का वैल्यू और जा रहा है, और ये 50 हो रहा है, ऐसा। तो कुल मिलाकर बचा क्या हमारे पास, 3/50, न्यूमेरिकल में देखा जाए तो यही बच रहा है, m बच रहा है, G² साइन स्क्वायर थीटा ये अभी हट जाएगा, स्क्वायर वाला पार्ट, और उसके साथ l बच रहा है, और डिनोमिनेटर में हमारा l है, a है, ये ऐसा आ रहा है क्या। तो अब इसका वैल्यू रख देते हैं, a का वैल्यू कितना था बच्चों, 4/5 G साइन थीटा, तो यहाँ से अगर आप रखेंगे तो m इंटू a 4/5 G साइन थीटा, तो G साइन थीटा L, कहीं भी रख दो क्या फर्क पड़ता है, और यहाँ से देखेंगे तो 3/50 m G² साइन स्क्वायर थीटा इंटू L इक्वल टू 4/5 G साइन थीटा। तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो ये G से G तो कहा था जैसे कि ये उड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 10, तो 3/40 mgl साइन थीटा, तो यहाँ पर 4/5 mgl साइन थीटा प्लस यहाँ से इसको करेंगे तो 3/20, ये 3/20 नहीं 40, 3/40 mgl साइन थीटा, ऐसा। तो इसको जब आप करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 40 और 24 3 27,
तो इसका आपको जो वैल्यू आप निकाल कर लाएंगे यहाँ से, तो कुछ आएगा 8। तो एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ गया 40 और 8 4 जा 32 प्लस यहाँ से 3 और ये आ जाएगा mgl साइन थीटा। तो इसको आप देखेंगे तो 35/40 आ जाएगा mgl साइन थीटा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 7/8 mgl साइन 30 थीटा आ जाएगा। तो ये था बच्चों आपका इसका पूरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने का। तो यहाँ पर बस कैलकुलेशन था और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था आपका ये चीज़ कि इसका v और ओमेगा लाकर वो कैसे लाएंगे। तो आपको इम्पल्स वाला मेथड भी बताया था कि वहाँ से भी चाहते तो ला सकते थे इसको v और ओमेगा को, और नहीं तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन और दोनों का फर्स्ट इक्वेशन ट्रांसलेशनल मोशन के फर्स्ट इक्वेशन में गए और इसके लिए ओमेगा के फर्स्ट इक्वेशन में गए। अल्फा लाने के लिए टॉर्क का हेल्प लगाना पड़ा जो फ्रिक्शन दे रहा था, और वहाँ से ये चीज़ें निकल कर आ गया। तो ये चीज़ें इसको तो आज ज़रूर आप लिख लीजिए, ये आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट होना चाहिए ले जाने के लिए घर। तो आज ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि उसके बाद का कि अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर आधा हो जाता है तो बताइए कि कितना होगा उसका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आ जाइए इस केस में। तो ये वाला भी फटाक से पॉज करके वैसे ही आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द रिम ऑफ द हेमिस्फीयर कप सो दैट द बॉल्स along the surface if the rim is the hemisphere is kept horizontal. Find the normal force exerted by the cup of the wall when the ball reaches at the bottom of the cup. तो इसमें ऐसा हम कर सकते हैं, एक तरह का इस तरह का बाउल है और यहाँ से इसको रिलीज किया इसका सेंटर से ऐसे, तो जब आ रहा होगा तो उसमें एक वर्ड लिख दिया रोल हो रहा है। तो रोल हो रहा होगा तो लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है, मतलब लुढ़क तो रहा है, मतलब इसमें स्पिनिंग भी हो रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट वो रोटेट भी कर रहा है ओमेगा। तो जब इस पॉइंट पर आया है ऐसा, तो उस समय घूम भी रहा होगा और आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहा होगा। तो खैर जब घूम रहा होगा तो उसके चलते ही सेंट्रीपिटल एक्स मिलेगा v² बाई आर, इस तरह का एक्सेलरेशन, सॉरी वो v² बाई आर तो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, मतलब कि ये ऐसा टेंजेंशियल वेलोसिटी इसका होगा तो उसके चलते ऊपर की तरफ लगेगा। तो हमसे क्या पूछा गया कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स क्या होगा। तो नॉर्मल फोर्स के लिए बच्चों आप जानते थे ना, n ऊपर और mg नीचे। तो इसका जो इक्वेशन होगा n माइनस एम जी इक्वल टू mv² बाई आर, यही होगा। तो हमें कहीं से भी इसका v का वैल्यू पता चल जाए तो बाकी काम अपने आप आसान हो जाएगा। तो क्यों ना एनर्जी के पास चला जाए कि अगर हेमिस्फेरिकल बॉल है उसके ठीक रिम से यहाँ पर आ रहा होगा तो इसको एनर्जी देने वाला कौन है होगा, मतलब एनर्जी देने वाला जो लुढ़क रहा है, जो स्पीड आ रहा है और जो घूम रहा है, इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का जन्मदाता कौन है, इस पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट हो रहा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर लिखा जाए mg, वहाँ से r लिख लेते हैं, इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv², ऐसा। तो mgr इक्वल टू 1/2, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr² इंटू ओमेगा, प्योर रोलिंग चल रहा है तो v² बाई r² कह सकते हैं, और ये तो आपका हाफ mv² ऐसा चल रहा होगा। एक इस इक्वेशन को देखिए, यही हो रहा है ना, mgr इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर इज हाफ mv², mgr इक्वल टू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और m से m भी आप चाहो तो इसको हटा सकते हैं। तो जो उसका वेलोसिटी आएगा v² r², ये भी गया। हाँ, तो जो उसका वैल्यू आएगा, मतलब यहाँ से 1/5 प्लस 1/2 जो कि कितना हो जाता है 7/10 v² ये मिलेगा, और यहाँ से gr। तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं कि 10g, मास को अभी काटना नहीं चाहिए था, मास को वापस ला देते हैं। तो 10 mg/7 इक्वल टू mv² बाई आर, यहाँ से
यही रेडीमेड वैल्यू चाहिए था हमें, मतलब कि 10 को उधर भेजिए 10/7 और एम को वापस रखा तो 10 mg/7 इक्वल टू mv²/r, क्योंकि mv²r का रेडीमेड वैल्यू चाहिए था। तो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इज mg प्लस mv²/r इज 10/7 mg। तो mg प्लस 10/7 mg कितना हो जाएगा, 17/mg। यही हमारा 17/7 mg। तो यही हमारा आंसर है। तो सिंपल है, इसमें सर्कुलर मोशन को और एनर्जी का कंजर्वेशन को दोनों को एक साथ कर दिया और आंसर हमारा घर आ गया। तो इसको चाहे तो बच्चों आप लिख सकते हैं। तो इसको ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आ जाइए। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड फिगर शोज द रफ ट्रैक द पोर्शन ऑफ विच इज इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस आर with what minimum linear velocity, with what minimum linear speed should be the sphere to the radius r to be set the rolling on the horizontal part so that the completely goes down the circle on the cylinder। तो देखो बच्चों, ये तो इस पे कितना होना चाहिए, इसका रेडियस स्मॉल आर कुछ ऐसा गिवन है। अगर गिवन है तो उसको हम कंसिडरेबली सोचेंगे। जब यहां पर वो आ रहा होगा तो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस होगा उसका, यहाँ से r-r इस तरह का कुछ वो बातें बनाएंगे, या जिस उसमें घूम रहा होगा यहाँ से सेंटर से, तो इसका r है और यहाँ से यहाँ तक r है। तो ये आपको मतलब कि जो सेंटर से उसका डिस्टेंस आएगा, कहने का मतलब ये है कि जो उसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो r-r होगा। खैर, एक तो वो बात हो गया, लेकिन उसके पहले वो क्या कर रहा है कि इतना रफ है, उसका रेडियस r है, इसमें सर्कुलर ट्रैक का ये वाला जहां पर जाकर घूम गया सिलेंड्रिकल में, इसका स्मॉल r है। तो कह रहा है कि मिनिमम लीनियर स्पीड द स्पेयर रेडियस आर सेट टू बी रोलिंग हो रहा है। तो कहेंगे ओके, तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये जा रहा होगा ऐसा, तो v इक्वल टू ओमेगा r जैसा कहानी कहते हुए जा रहा होगा। कौन सा गाना गा रहा होगा कि मैं तो प्योर रोलिंग में चला, v इक्वल टू ओमेगा r, इस तरह का बातें हो रहा होगा ना बच्चों। प्योर रोलिंग अगर हो रहा होगा तो v इक्वल टू ओमेगा r, और यहां पर देखेंगे तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर ऐसा हो रहा होगा। सिंस अब उसको हाईएस्ट पॉइंट पर जाना है, तो जब जा रहा होगा तो अब क्या बोल रहा है कि कंप्लीट गोज राउंड द सर्कल, तो जाकर खाली रुकता तो नहीं है। हमने सर्कुलर मोशन में ये सब बहुत सारे बातें डिटेल में देख रखा है, और एनर्जी वाले में कि रुकेगा नहीं, कुछ तो वेलोसिटी इसका v होगा, तो उसमें उसको कह लीजिए हाफ m v डैश स्क्वायर, उसको v डैश से इसको डिनोट कर देते हैं, प्लस 1/2, और v डैश अगर होगा तो वो घूम भी रहा होगा, तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये बात होगा वहां पर इन दोनों के लिए, और वो उससे अलग होगा। इसका मैं I डैश और ओमेगा डैश ऐसे इसका अलग अलग उन दोनों के लिए कर लेता हूं। अच्छा, और साथ ही साथ और क्या होगा बच्चों, यहां पर वो हाइट भी तो गेन कर रहा है ना, तो mg प्लस 2r कह सकते हैं, इस तरह का बातें होगा कि पोटेंशियल एनर्जी भी गेन कर रहा होगा और उस समय घूम भी रहा होगा। तो यहां से अगर ये कैसा है अभी क्या है, सिलेंड्रिकल नहीं स्फीयर है, तो स्फीयर के लिए तो अभी हमने देखा था 1/2 इंटू 2/5 mr स्क्वायर v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर और 1/2 mv स्क्वायर। इस वाले के लिए सब करेंगे तो सेम मामला निकल कर आएगा। तो इसको ऐसे आ जाता है कितना, अगर 2 से 2 इसी को सॉल्व करके देख लीजिए, तो 1/5 प्लस 1/2 इसको अगर देखेंगे तो 7/10 mr स्क्वायर हो जाएगा, और वहां पर भी आपका अगर 7/10 mv स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, हमें तो v निकालना ही है,
तो ठीक है, उसको तो अभी लेकर आ रहे हैं, इक्वल टू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 7/10 m v डैश स्क्वायर। अगर उसका भी रिजॉल्व करेंगे तो सेम चीज़ें यहाँ पर मिलेगा। और दूसरे वाले के लिए mg 2r आएगा। ठीक है, तो mg 2r ऐसा होगा। लेकिन जो v डैश का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए आपको बताया गया होगा यहाँ पे कि n भी नीचे है और mg भी नीचे है, और जब वो जा रहा होगा n भी नीचे है और mg भी नीचे है, दोनों जगह mg लिख दिया। तो नॉर्मल फोर्स, तो मिनिमम नॉर्मल फोर्स कितना होगा कि n प्लस mg इक्वल टू, तो नॉर्मल फोर्स मतलब रोलिंग द रोल होने के लिए नॉर्मल फोर्स मिनिमम लगता है, तो ये जंक्शन लगा लेते हैं और नॉर्मल फोर्स का वैल्यू यहाँ पर 0 लगा लेते हैं। तो mg इक्वल टू एम वी डैश स्क्वायर ओवर आर, ये स्क्वायर है। तो वहाँ से आप देखेंगे कि जो एम वी डैश स्क्वायर है उसका रेडीमेड वैल्यू आ जाएगा आपको mgr, है ना। तो 7/10 mgr। और इसमें बच्चों जैसा बताया था कि वो डिस्टेंस जो सर्कुलर में घूम रहा है या ऐसा हो रहा है, तो उसको अभी इन सबों को आर आर डैश कर दीजिएगा, बाद में उसको r माइनस आर से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 mgr डैश ऐसा। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 7/10 प्लस 2, तो दिस थिंग बिकम 27/10, तो 10 से कैंसिल हो जाएगा। है ना। तो आइए यहाँ पर तो ये बच्चा बना दिया है। अच्छा, तो इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो 7/10 mv स्क्वायर इक्वल टू 27/10, क्योंकि वहाँ पर 7/10 प्लस कितना था 2, तो 7/10 तो 27/10, और यहाँ से हो जाएगा mv r माइनस r कह लीजिए इसको। अब तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा 27/7 v r माइनस r का होल स्क्वायर। क्योंकि उसका रेडियस जो बोल रखा है कंसिडरेबल है, दैट इज वाई हम उसको वहां पर अकाउंट में ले रहे हैं, r माइनस r का उसमें चल रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बच्चों आपके लिए, तो आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आ जाते हैं। हाँ, इसको भी यहाँ से लिख लीजिएगा 7/10 mv स्क्वायर, अपन लिखा ही होगा वहाँ तक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्या कर रहा है कि फिगर गायब है। सो द स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m इज रोलिंग डाउन द लूप ट्रैक ऑफ द बॉल m, द बॉल इज रिलीज्ड इज द लिनियर पोर्शन ऑफ द वर्टिकल हाइट h फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट इन सर्कुलर पार्ट। रुक जाइए, मैं इसका फिगर ले लेता हूँ। ये कुछ ऐसा है बच्चों, इस तरह का, वो लास्ट में ऐसा बनना चाहिए था। तो यहाँ से क्या कर रहा है कि इस पोर्शन से इसको ग्राउंड h से, हाइट h से, ग्राउंड से उसका हाइट h है और उसको छोड़ रहा है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका a पॉइंट है यहाँ पर और ये थीटा है। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि सोज द स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m रोलिंग डाउन द लूप ट्रैक, द बॉल इज रिलीज्ड ऑफ द लिनियर पोर्शन, इज दैट लिनियर पोर्शन of height h from the lowest point, the circular part of the zone has the radius r. Find the kinetic energy of the ball when it is the point A where the radius make an angle theta with the horizontal. B, the radial and tangential acceleration of the center of the when ball is A. And C, find a normal force and the frictional force acting on the ball if h is 60 centimeter, theta is 0, r is 10 centimeter and mass is 70 gram. All right, so we need to be the found that there kinetic energy in the moment it reaches to the A point.
So we can say that from here, first of all, what is this distance is this distance is r sine theta. So don't be confused with that. In earlier, it is from the normal. Theta is given. So in that case, from the horizontal given. So in that case, you will take that not r cos theta, but instead of the r sin theta, you can see that simple trigonometry. So here we can say that this sin theta, right? So what will be the here means ki at the a point when will be reach. So who is given to the energy? Is that fellow m at height h. So what is the height from their ground is h height. So their potential energy is totally converted to their kinetic energy. So we can say that mgh is equal to 1 by 2 I omega square. Why I omega square? Because it is the rolling. In the question mentioned that ball is released on the linear portion, vertical height, and here in the very first line, look at that, is mass m is rolling. So I 1 by 2 I omega square plus it is 1 by 2 m v square, their kinetic energy. And secondly, here is mg r already is there r, and this distance is from the ground is r. So you can say that r plus r sin theta. So 1 plus sin theta, that's the thing. And this is the again is the small spherical. So this thing already we do many times. So this value will be come out. Suppose radius is there r. Radius is the r, and circular part shown in the radius is r. And talking about the उसके बारे में बात नहीं किया है कि स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m रोलिंग डाउन द लूप ऑफ लीनियर पोर्शन. तो हमें उसको ठीक है, तो उसको हमें कुछ स्मॉल आर या उससे कुछ उसको बताना होगा. तो हम ऐसा कर देते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और v का जो रेडियस होगा तो हम v में उसको आउट कर देते हैं. मतलब कहने का क्या मतलब है कि 7/10 mv स्क्वायर, और रेडियस अपने आप को कैंसिल हो गया होगा बच्चों. ठीक है, तो 7/10 mv स्क्वायर आ गया और प्लस यहाँ से. लेकिन पहले पार्ट में तो हमसे केवल पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो क्यों ना हम इसको बाद में अगर उसको कर पाए. तो काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट को तो हम खाली ऐसा लिख सकते हैं क्या कि mgh उसको इधर भेज दीजिए और माइनस mgr 1 प्लस साइन थीटा, यही होगा काइनेटिक एनर्जी. और बाकी वो सब कॉमन वगैरह लेकर आप लिख सकते हैं mgh माइनस यहाँ पर ऑफ कोर्स r होगा mgr माइनस आर साइन थीटा. अगर इस फॉर्मेट में लिखना है तो ऐसा. ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. सेकेंड पार्ट में क्या करा कि फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ बॉल. तो ठीक है, तो रेडियल के लिए तो ये काम करेगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि हमें वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू लेकर आना है. और यहाँ से एम जी आर तो 7, चलो एक बार और लिख ही देता हूँ इसको, एम जी आर 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम जी एच. तो रेडियल एक्सेलरेशन के लिए हमें आर को डिवाइड एक वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू चाहिए होगा. तो यहाँ से हम आर अगर कर ले अभी आर, तो इस टर्म इसका लिखने का आपको फायदा मिल जाएगा. तो वी स्क्वायर बाई आर का जो वैल्यू होगा बच्चों यहाँ से एम जी एच बाई आर माइनस एम जी माइनस दिस थिंग इज आर से आर कैंसिल हुआ इज एम जी 1 प्लस साइन थीटा, यही ना. और उसमें 10/7 को और उसको साथ में जोड़ लीजिए, या m को भी अगर हटा सकते हैं तो 10/7/m. अगर इस समझ में आया होगा, अगर समझ में तो आ ही रहा होगा क्योंकि आपको तो साफ साफ मुझे यहाँ पर देखने में हो रहा हो, लेकिन आप तो ओवरव्यू कर रहे होंगे या कैमरा ओवरव्यू कर रहा है. तो m से m कैंसिल हो जाएगा. तो वी स्क्वायर बाई आर का रेडीमेड वैल्यू जो आएगा 10/7 gh बाई आर प्लस माइनस g 1 प्लस साइन थीटा. सो वी कैन राइट ओवर हियर इज वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू योर रेडियल एक्सेलरेशन. दिस थिंग इज
and this thing is 10/7 GH by R minus is sin theta something? Yes, is GH G1 plus R sin theta. G into 1 plus sin theta, that thing. तो यहाँ से 10/7 H by R माइनस 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, और आपका V²/R और रेडियल एक्सेलरेशन आपका मिल जाएगा। तो ये इस पार्ट का आंसर है बच्चों। इसमें अब दूसरा पार्ट पूछा है टेंजेंशियल के लिए, तो इससे बढ़िया रिलेशन क्या होगा? V और थीटा में है, तो इसको इधर ही डिफरेंशिएट कर दें, तो 2V V² का 2V और इसका dV/dt है ना, ऐसा मिलेगा। तो यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए था हमें, तो AR मिल गया। और यहाँ पर 10G/7, ये तो ऐसे ही है, H/R कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट हो गया। 0 - 0 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इज कॉस थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dθ/dt, ऐसा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर इसको देखेंगे तो कितना जाएगा? dV/dt इज यहाँ से 2, ये 5 ऐसा हो जाएगा। तो 5Rg/7 और V के साथ और होगा, और कॉस थीटा का वैल्यू मतलब यहाँ से 5/7 विथ नेगेटिव और रहेगा कॉस थीटा, और dθ/dt इज योर ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू इज ओमेगा बिकॉज B विल बी द सेटल डाउन। सो V, क्योंकि dV/dt का ये इधर से आएगा और R ऊपर की तरफ जाएगा, और उसमें G भी एक है साथ में इंटू R। तो वो दोनों V इक्वल टू ओमेगा और दोनों तो कैंसिल हो रहे होंगे, तो यहाँ से dV/dt का जो वैल्यू है -5/7 G sin थीटा, तो dV/dt इक्वल टू -5G कॉस थीटा, ये आ गया बच्चों। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो चाहिए था हमें, जो मांगा था, वो निकाल कर लेकर आ गए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका कमाल का था कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर जो मिला, तो अपने आप एक क्वेश्चन में ऐसा इस तरह से खूबसूरती से पूछा हुआ था कि आप जब उसको उस पॉइंट पे रेडियल निकालेंगे तो अपने आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा के टर्म में होगा, और आंसर आपके घर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने जो काइनेटिक एनर्जी पूछा था उसको किया। काइनेटिक एनर्जी में जो हमें वैल्यू जो पता था उसको हमने डाला और अपना घर लेकर चले आ गए। अब कह रहा कि फाइंड अ नॉर्मल फोर्स एंड अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन हाउ ऑन बॉल इफ H इज 0। तो नॉर्मल फोर्स के लिए जब इस पॉइंट A पर होगा, यहाँ पर जब होगा तो इस तरह से लगेगा N, और mv²/r इसको पुश कर रहा होगा उस समय अंदर की तरफ, तो यही होगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, हाँ जब इसमें हम देखेंगे तो हमें v²/r का वैल्यू तो वैसे भी पता है, ये वाला वैल्यू पता ही है ना। तो सेंट्रिप मतलब कि नॉर्मल फोर्स के लिए भी जो देखा तो हमने क्या पाया वहाँ से, n = mv²/r। तो क्यों ना ये v²r में अगर m का मल्टीप्लाई कर दे और आंसर हम घर लेकर जाएं, तो 10/7 mg h/r -1 माइनस साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या बोल रखा है, 0 डिग्री, सो दैट विल बी गॉन। h का वैल्यू 60 सेंटीमीटर और r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यही सब है। r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, थीटा का वैल्यू 0 और m का वैल्यू यहाँ से इतना है। तो इन सबों में वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो 10/7 मास 0.07, g का वैल्यू 10, और यहाँ से h इज 0.6 और r इज 0.1, तो 6 और 6 मतलब कि वही 60/10, तो ये तो 1 हो गया, और 1 तो उधर 0 है ही है। आप 1 और साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो इसको आप देखिए कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों तो
कैंसिल होकर सब हट जा रहा होगा, क्योंकि 0.07 इंटू 100 इज 7, 7 से 1 हो गया, तो 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 जूल आ जाएगा। तो आंसर में देखेंगे वहाँ पर ये 5 जूल आ गया बच्चों। अगर आंसर में देखेंगे तो 4.9 जूल है, जो कि आप जी का वैल्यू लेंगे 9.8 तो उससे उसका फर्क पड़ेगा। एक बात तो ये हुआ। दूसरा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फ्रिक्शनल फोर्स बताओ कितना होगा। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स के लिए अगर हम जाएंगे तो अभी ये कैसा हो रहा होगा, उसका टेंडेंसी अभी नीचे की तरफ उस मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है और वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो आप उसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, आप ऐसा कर सकते हैं कि वो जा तो ऊपर रहा है टेंजेंशियल, और नीचे की तरफ आपका पुश कौन कर रहा होगा, mg। तो mg पुश कर रहा होगा तो फ्रिक्शन उसको कर रहा होगा ऊपर की तरफ। तो हम इसका इक्वेशन जो लिखेंगे यहां से, इस ट्रैक पे है ना, ऐसा है, देखिएगा ध्यान से। तो ये mg नीचे की तरफ लग रहा होगा और फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा, उसको रेस्क्यू कर रहा होगा। तो mg माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू ma, टेंजेंशियल वाला। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, mg माइनस m टेंजेंशियल। तो m यहाँ से कॉमन ले लें, g माइनस टेंजेंशियल, तो फ्रिक्शनल फोर्स का आ जाएगा। टेंजेंशियल का क्या लेकर आए थे, ए -5/7 जी कॉस थीटा। चलो ये तो आसान है, तो लिख देते हैं m g माइनस प्लस 5/7 जी कॉस थीटा है, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसको आप देखेंगे तो g बाहर से और कॉमन ले लीजिएगा, तो mg और उसका 1 + 7, लेकिन हाँ, तो ये 12/7, तो इसका 0.07 है, g का वैल्यू 10 है और 12/7 और काम अपना कर रहा होगा, तो 0.1, तो 1.2 के आसपास ये वैल्यू होगा। 1 आता है, 1.2 आता है, देख लीजिएगा कितना होगा। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में आपको जो बताया, तो इसमें 1 2 ये क्वेश्चन नंबर, एक बार चलो लिखना तो होगा ना आप लोग को, तो ये आप पॉज करके यहाँ से लिख लीजिए। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 तक डिस्कस किए, तो इसमें अभी 7-8 क्वेश्चन अभी और रह रहा है। तो जब नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो बाकी का भी क्वेश्चन हम आगे आपसे के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। क्वेश्चन नंबर आपको 79 तक बताए, और अच्छा एक बार हट जाता हूँ कि आप पॉज करके आसानी से उसको लिख सकते हैं। तो ये आपका अब उसके बाद लास्ट पंच होगा, उसमें कुछ हमें 8 क्वेश्चन के लिए जाना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इस 8 क्वेश्चन को बताते हुए नेक्स्ट क्लास में आपको ग्रेविटेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।